गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, +2 ज्योग्राफी। आज हम हमारा लेसन करेंगे भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, नियोजन क्या है। नियोजन हम कहते हैं योजना को, यानी कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसका क्रियाओं का क्रम, अनुक्रम, जुटने की जो प्रक्रिया है, जिसे भविष्य की समस्याओं को समाधान के लिए हम बना रहे हैं, आने वाली जो हमारे समय की समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए बना रहे हैं, उसका एक नियोजित ढंग से, एक सुनियोजित ढंग से परिकल्पना करना, उसकी योजना बनाना नियोजन कहलाता है भाई। नियोजन के प्रकार और सत्र के आधार के अनुसार नियोजन की अवधि में भी अंतर होता है, लेकिन नियोजन के जितने भी प्रकार है सभी के अंदर एक क्रमिक प्रक्रिया होती है, एक नंबरिंग प्रक्रिया होती है कि हमें सबसे पहले ये कार्य करना है, उसके बाद दूसरा कार्य पूरा करना है, उसके बाद नेक्स्ट कार्य करना है। यानी कि हम एक लक्ष्य बना के चलते हैं कि पहले इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके बाद नेक्स्ट जो कार्य होगा उसको पूरा करना है। तो ये कहलाता है आपका नियोजन। और अब बात करते हैं तो विकास क्या होता है। विकास का तात्पर्य है कि लोगों के रहन सहन स्तर की सामान्य दशाओं को बेहतर बनाना। ये चीजें आप देखते हो। विकास, एक व्यक्ति आपके गांव में रहता है जिसका रहन सहन अलग है, आपका अलग है, और दूसरे का, तीसरे का दोनों से अलग है। अब इनके रहने की जो सुविधाएं हैं, उनके घर में इस्तेमाल होने वाली जो सुविधाएं हैं, वो उनका विकास क्रम दर्शाती है भाई। आप देखोगे जो मजदूर वर्ग के परिवार हैं उनके घर आपके घर की अपेक्षा फैसिलिटी कम है, और जो आपसे अधिक पूंजी वाले हैं या आपसे अधिक विकसित हैं, जिनके यहाँ रोजगार के साधन अच्छे हैं, आपसे, आपके घर से अधिक हैं, तो आप उनके यहाँ के जो सुविधाएं हैं उनमें फर्क देखोगे। सामान्यतः यही मान के चलिए कि एक परिवार जो गांव के परिवहन के लिए साइकिल का यूज करता है, दूसरा परिवार मोटरसाइकिल का यूज करता है, और तीसरे परिवार के साथ मोटरसाइकिल ही एक के एवज में 2 हैं, तो उनके पास विकास की ये साधन, सुविधाएं जो हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। यही सुविधाएं मनुष्य के विकास को निश्चित करती हैं, भाई उसका विकास हुआ या नहीं हुआ। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया है इसको, लेकिन विकास का सही अर्थ ये है कि मनुष्य के पास उसके इनकम को बढ़ाने के सोर्स क्या क्या हैं, उसकी एजुकेशन प्राप्त करने के सोर्स कहाँ तक वो प्राप्त कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक परिवार की आर्थिक स्थिति इस प्रकार की है, उसके जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, एक सरकारी में पढ़ाता है, ये भी एक विकास का माध्यम का फर्क है। उसके बाद है प्रदेश। प्रदेश उस एक क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें सामान्य दशाओं की समानता हो। नियोजन में पहले बता चुका हूं। विभिन्न योजनाएं, योजना हर एक कार्य, हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग बनाई जाती है भाई। कृषि क्षेत्र के लिए आजादी के बाद हमने अनेक योजनाएं बनाई, जिसमें हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, नील क्रांति, श्वेत क्रांति, इनके नाम से हमने विभिन्न योजनाएं बनाई। इसी प्रकार मनुष्य के विकास के लिए, मनुष्य और हमारे देश के लोगों के रोजगार संबंधी, आर्थिक व्यवस्था संबंधी अनेक योजनाएं बनाई, जिन्हें हमने नाम दिया है पंचवर्षीय योजनाएं। जो 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी, और 2002 तक ये 10वीं पंचवर्षीय योजनाएं थी। इस सरकार ने इन योजनाओं का, योजना आयोग जो हमने बना रखा था, उसका नाम बदल के नया रख दिया है। ये अपने तरह से कार्य कर रही है, चीजें वही है, वही क्रमबद्ध तरीके से नियोजन कार्य को किया जाता है,
योजनाएं बनाई जाती हैं, उनको क्रियान्वित किया जाता है, उनके लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। योजनाओं का लक्ष्य है तो जिस प्रकार हम राष्ट्रीय उत्पादों में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में वृद्धि, उपभोग की स्थिति में सुधार, गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये मुख्य लक्ष्य बनाए जाते हैं योजनाओं की। जिस प्रकार हमने हरित क्रांति का लक्ष्य, सबसे बड़ा लक्ष्य यही रखा था कि भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना भाई, कि हमें दूसरे देश से खाद्यान्न की वस्तुओं का आयात नहीं करना है। हम दूसरे देशों को निर्यात कर सकते हैं लेकिन आयात नहीं करेंगे, अपने आप को खाद्य में आत्मनिर्भर बनाना है। अब इस सरकार ने, आपने भी देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने अभी नारा दिया है स्वदेशी का। हमारी सरकार की अब योजना ये है कि जितने भी वस्तुएं हम आयात कर रहे विदेशों से, उसके एवज में हम हमारे देश के अंदर ये चीज़ों का निर्माण करें, हम आत्मनिर्भर हों, दूसरों से चीज़ मंगाने के ऊपर निर्भर न रहें। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत के अंदर खिलौनों को हम विकसित करें ताकि हमें विदेशों से बच्चों के लिए खिलौने न मंगाने पड़े, क्योंकि ये दिखती छोटी है भाई लेकिन बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत से लोगों के लिए रोजगार मौजूद है। इसी प्रकार है समन्वित जनजातीय क्षेत्र ITDP। ये वो क्षेत्र होते हैं जो आर्थिक और विकास दोनों स्तर पर पिछड़े हुए होते हैं। इनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हम इनके लिए विशेष योजनाएं बनाते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपका भरमौर, हिमाचल प्रदेश का ये भरमौर क्षेत्र है। इसके लिए हमने एक विकास कार्यक्रम किया, विकास योजना बनाई। ये आप ये मान के चलो तो हमारी वनों में रहने वाले जनजातियां थी, भील थी, भरमौर थी, जैसे आपने पीछे ही पढ़ा होगा बहुत सी इस प्रकार की, जो इन्हें छत्तीसगढ़ के अंदर अनेक जनजातियां थी, जम्मू कश्मीर के अंदर ये गद्दी, गढ़वाल, ये अनेक प्रकार की जातियां हैं जो कि भ्रमण के ऊपर करती हैं या वनों के अंदर जो फल फूल जड़ी बूटियां इनको मिलती हैं उन्हीं के ऊपर अपना डिपेंडेंट रहती हैं। इन लोगों के विकास के लिए, इन लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाई जाती हैं, वही कहलाती है आपकी समन्वित जनजातीय क्षेत्र। इनके पर्टिकुलर एरिया को, जैसे अंडमान निकोबार हमारा द्वीप समूह है, वहाँ एक बिल्कुल ही अनटच जनजाति हमें मिली है जो कि इस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई नहीं है, हमारे मुख्य क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई नहीं है। उन्हें विकास के नाम पे आज भी वे पूरी तरह से जंगली हैं, जंगली जो व्यवस्था, आदिकालीन जो व्यवस्था थी उसी के ऊपर चल रहे हैं। उनको संपर्क करके उनके विकास की योजनाएं बनाई जा रही हैं। ये कहलाती है आपकी समन्वय जनजाति। उनका एक क्षेत्र निश्चित कर दिया जाता है कि उनके क्षेत्र के साथ हम अपने विकास कार्यों के बढ़ाते हुए भी उनके क्षेत्र के साथ कोई ज़्यादा बदलाव नहीं करेंगे, कोई ज़रूरी बदलाव है वही करेंगे, अन्यथा उनका वही यूं का यूं क्षेत्र रखेंगे और उनके रोजगार के अवसर जरूर पैदा करेंगे। उन लोगों को रोजगार और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षित करने की कोशिश अवश्य करेंगे। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर। यह नहर हरिकेपल बैराज स्थान से निकाली गई है। ये जो नहर है, ये नहर राजस्थान के मरु क्षेत्र को पीने के पानी का उपलब्ध कराने और उस क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था को विकसित करने के लिए बनाई गई एक बहुत बड़ी परियोजना है। इस लेसन में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम चलते हैं, नियोजन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आता है हमारा पर्वतीय क्षेत्रीय विकास। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहाँ कहाँ आरंभ किए गए हैं, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है, ये सारी चीजें पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पंचवर्षीय योजनाओं में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत वे क्षेत्र लिए गए सारे के सारे जो पर्वतों पर विकसित हैं भाई, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको लिया गया, जिसमें मुख्यतः आपको उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिले यानी कि वर्तमान उत्तराखंड
मिकरी पहाड़ी, असम की उत्तरी कछार की पहाड़ियाँ, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग जिला, तमिलनाडु के नीलगिरी आदि को मिलाकर कुल 15 जिले शामिल हैं। 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की थी जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है और जिनमें जनजातीय उप योजनाएं लागू नहीं हैं। इनके विकास के लिए भी जैसे हमने पीछे पढ़ा आज ही कि जनजातीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों के विकास के लिए भी एक विशेष योजना चलाई जाती है कि यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार, क्योंकि मैदानी क्षेत्र की और पर्वतीय क्षेत्र की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं भाई, वहाँ पर परिवहन व्यवस्था किस प्रकार विकसित करनी है, किस प्रकार रास्ते बनाए जाएंगे ताकि प्राकृतिक छटा भी बनी रहे और उन क्षेत्र के लोगों को रोजगार और उनका विकास भी हो सके। तो ये सारी पर्वतीय विकास कार्यक्रम कहलाता है आपका। उसके बाद पिछड़े क्षेत्रों में विकास के क्या सुझाव हैं? यहां पर सबसे बड़े सुझाव यही हैं कि पिछड़े क्षेत्र विकास के लिए राष्ट्रीय समिति ने कुछ सुझाव दिए जो थे सभी लोगों को लाभान्वित हो, केवल प्रभावशाली व्यक्ति ही नहीं। यहां कहने का तात्पर्य है कि जो वहां के आप देखते हो गांव में एक विशेष कोई व्यक्ति ताकत या पैसा या किसी भी प्रकार से प्रभावित कहलाता है औरों की अपेक्षा। तो यहां इस समिति ने यह सिफारिश की कि जो भी योजनाएं इन पिछड़े क्षेत्रों के लिए बनाई जाएं तो इनका फायदा सिर्फ वे प्रभावशाली लोग ही नहीं लें, सभी को इसका फायदा मिलना चाहिए। हमारी सरकार ने आधार कार्ड के ऊपर को शामिल करके हर एक योजना में शामिल करके इसी पॉइंट की तरफ एक बहुत बढ़िया कदम उठाया है जिससे हर एक व्यक्ति तक सरकार की चलाई गई सभी योजनाएं पहुंचने का एक रास्ता प्रशस्त हुआ जो डायरेक्ट उस व्यक्ति तक पहुंच रही है जो इसके लिए लायक है। स्थानीय संसाधन और प्रतिभाओं का विकास। स्थानीय संसाधन, जो क्षेत्र में संसाधन मौजूद हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में नदियां हैं, वहां की वनस्पतियां हैं, जो वहां के पर्वतीय क्षेत्रों में या जो भी जनजातीय या पिछड़े क्षेत्र हैं वहां मिलने वाले जो भी संसाधन है वो वहां की प्राकृतिक छटा में जो भी मिलता है उनका इस्तेमाल वहां के विकास के लिए किया जाए। और वहां अब आप देखोगे पर्वतीय लोगों को आप लोगों की अपेक्षा बाहर ढोने की अधिक प्रैक्टिस है, वे भारी से भारी सामान को उठाने के लिए आपसे अधिक सक्षम भी हैं, उनके तरीके भी आपसे अलग हैं। ये चीजें तो आप यहां भी देखते हो कि हर एक क्षेत्र के साथ या हर एक कार्य कुशलता के साथ हर एक व्यक्ति की प्रतिभा अलग है, तो उन क्षेत्रों की प्रतिभा आपसे अलग है। तो यहां यही कहा गया कि स्थानीय संसाधनों और वहां की प्रतिभाओं का भी विकास किया जाए। ये नहीं कि विकास में हम उनको यहाँ के संसाधनों के या यहाँ मशीनरी के ऊपर आश्रित कर दे, ऐसा नहीं। उनको वहाँ की जो प्रतिभाएं हैं उनका भी विकास मशीनों के साथ साथ किया जाए, जिसमें आपका हथकरघा आ गया, वहाँ विभिन्न प्रकार के जैसे बांस के बहुत से आइटम बनाते हैं जो जंगली जनजातीय व्यक्ति हैं, तो उनकी प्रतिभाओं का भी सम्मान किया जाए और उनको भी उतना ही विकास किया जाए। उसके बाद है अंतर प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो। ये क्या है? आंतरिक प्रादेशिक व्यापार में कुछ क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों को पीछे छोड़ देते हैं व्यापार में। वहां अब जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वो उनके पास कुछ वस्तुएं होती हैं लेकिन उनकी आवश्यक मांग इतनी बाजार में नहीं होती है, तो वो औरों से पिछड़ जाते हैं। इस योजना में यही कहा गया कि उनकी वस्तुओं को भी प्रादेशिक व्यापार में अगर वो पिछड़ रहे हैं तो उनको मार्केट और बनाई जाए, उनके लिए और व्यापारिक अवसर पैदा किए जाएं ताकि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनका भी विकास हो सके। उनको सिर्फ क्योंकि जैसे डिमांड कम रहेगी तो उनकी जो वस्तुएं हैं उनकी मांग कम रहेगी, तो उनको दाम नहीं मिलेंगे, पैसा कम मिलेगा, तो उनका शोषण होता है। इस हिसाब से ये कि उनकी वस्तुओं के मूल्य कम मिल रहा है उनको, तो ये शोषण कहलाता है। तो इस प्रकार का शोषण न हो, इस चीज के ऊपर विशेष ध्यान दें। पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार, श्रमिकों को लाभ पहुंचना चाहिए। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, पारिस्थितिक वहां की जो परिस्थिति है उसके अंदर भी संतुलन बनाए रखना।
भाई जो वहां का विकास प्रक्रम है उसमें भी संतुलन बनाए रखना, वहां के जो प्राकृतिक संसाधन है और विकास दोनों में संतुलन बनाए रखना, ये मुख्य विशेषताएं थी। आज के लिए हमारा इतना ही, बाकी का भाग हम अगली वीडियो में करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।